Good morning, all of you. I am Pradeep Singh Yadav, and today is the sixth lecture of digital communication. And in this class, we discuss about type of sampling. Hope you understand well. So let's start our topic. इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ा था. सबसे पहले हमें उसे रिकॉल करना पड़ेगा. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सैम्पलिंग. सो सबसे पहले हम लोग एक बार सैम्पलिंग को फिर से रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज सैम्पलिंग. मैंने आप लोगों को इजीएस्ट लैंग्वेज में बताया था कि सैम्पलिंग इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल. ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा. दूसरी बात यह है कि सपोज जैसे कोई एक साइनोसॉइडल सिग्नल है. एक साइनोसॉइडल सिग्नल में जब इनफाइनाइट, अगर मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस खींचनी है तो सारी लाइंस एक दूसरे पे मर्ज हो जाएंगी, है ना. तो इसीलिए इनफाइनाइट सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पूरा डार्क कर देते हैं. हम पूरा यहाँ पे डार्क कर दिए. ये डार्क रिप्रेजेंट कर रहा है, हम पूरे की पूरी वेवफॉर्म में डार्क कर देते हैं. जो डार्क पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी साइनोसॉइडल सिग्नल इनफाइनाइट सैंपल से मिलके बने हैं. क्योंकि ये इनफाइनाइट है इसीलिए सब आपस में जुड़ गए. ठीक है. तो कोई भी एनालॉगस सिग्नल में इनफाइनाइट सैंपल्स होते हैं. ठीक है. जब भी हमें डिजिटल कम्युनिकेशन करना होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए हमें डिजिटल सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है. तो किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की. हमने यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को मेंशन किया एडीसी. ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. जब भी हमें कोई भी एनालॉग सिग्नल मिलता है, उसे अगर हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा तो हमें उसे एक एडीसी के थ्रू पास करना होगा. ठीक है. एडीसी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ठीक है. तो ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, इसके अंदर ये 3 स्टेप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है. फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग, सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन एंड द थर्ड वन इज एनकोडिंग. ये 3 प्रोसीजर इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर होते हैं. जब इन 3 प्रोसेस से होके हमारा एनालॉग सिग्नल पास होता है तब वो ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. याद रहेगा आप लोगों को. तो जो हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग, ये इसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर का पहला प्रोसेस है. ठीक है. जो मैंने आप लोगों को बताया है कि सैम्पलिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल. तो जब हमारा एनालॉग सिग्नल इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर इंसर्ट होगा तो सबसे पहले उसे सैम्पलर से पास होना होगा. जब सैम्पलर से पास होता है सिग्नल, तो इस टाइप के जो भी इनफाइनाइट सैंपल्स होते हैं, जो साइनोसॉइडल जिससे मिलके साइनोसॉइडल सिग्नल जिन इनफाइनाइट सैंपल से मिलके बना हुआ है, वो इनफाइनाइट सैंपल हमारे कुछ इस टाइप के फाइनाइट सैंपल में कन्वर्ट हो जाता है. जब इस टाइप के फाइनाइट सैंपल में हमारा सिग्नल कन्वर्ट होगा, उसके बाद हम इसे क्वांटाइजेशन को प्रोवाइड कर देंगे. क्वांटाइजर उसको एनकोडर में प्रोवाइड करेगा. इसके बाद हमें डिजिटल सिग्नल मिलता है. क्लियर यहां तक आप लोगों को. तो जब हमारा सैंपलर इनफाइनाइट सैंपल को फाइनाइट सैंपल में कन्वर्ट करता है, तो आप यहां पे देखेंगे 2 सैंपल्स के बीच में, कोई भी 2 सैंपल्स के बीच में एक फाइनाइट डिफरेंस है. ठीक है. ये जो डिफरेंस है इसको मैंने टीएस कहा. ठीक है. अब 2 सैंपल्स के बीच में कितना मिनिमम डिफरेंस रखना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए ही हमें सैम्पलिंग थ्योरम यूज करना होता है. सैम्पलिंग थ्योरम से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सैम्पलिंग थ्योरम से हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफएस. और हम जानते हैं एफएस इक्वल टू होता है 1/ts के. इस ts को कहा जाता है सैम्पलिंग इंटरवल. तो जब हमें fs मिल जाएगा तो fs के करस्पॉन्डिंग हम लोग ts की वैल्यू काउंट कर लेंगे. ये ts वही इंटरवल है जो 2 सैंपल्स के बीच में होता है. ठीक है. मान लीजिए इसको कन्वर्ट करता हूं मैं सैंपल में. मैंने कुछ ऐसे सैंपल बनाए, मैंने कुछ इतने दूर में सैंपल बना लिया. ठीक है. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ ऐसे सैंपल बनाए. 3 ही सैंपल में मैंने अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट किया. लेकिन आप बताइए, अगर मेरे पास ये अगर मैं आपको ये इनपुट नहीं दिखाऊं, तो क्या इन सैंपल्स को जोड़ के आप एग्जैक्ट यही शेप बना सकते हैं जिस शेप का आपका इनपुट है? नहीं ना. आप लोगों को सैंपल्स को इतने करीब रखना होगा, आपको सैंपल्स को इतने करीब रखना होगा कि जब आप उन सैंपल्स को आपस में जोड़े तो आपको वही शेप मिले जो इनपुट का है. बात समझ में आई? तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन इसी के एनवलप में होती है, वो इंफॉर्मेशन इसी के वेरिएशन में होती है. अगर आप लोग एग्जैक्ट शेप नहीं बना पाएंगे, मान लो मैंने ये 3 सैंपल से मिला के मैं ये शेप बना पा रहा हूं, तो आप देखेंगे ये शेप और इस शेप में दोनों में डिफरेंस है. क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे इस एनालॉग सिग्नल के पास है. ठीक है। तो किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जब हम उसे सैंपल में कन्वर्ट करते हैं तो उन सैंपल्स के बीच का डिफरेंस इतना होना चाहिए कि जब मैं उनको डैश्ड लाइन से आपस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मुझे वही शेप मिले जो इनपुट सिग्नल का हो।
जब हमें ऐसा शेप मिलेगा तो हम कहेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई है, और जब इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी इसका मतलब हम लोगों ने प्रॉपर सैंपलिंग की। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, मैं इसी को आप लोगों को समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप एक नॉवेल पढ़ रहे हैं, आपके नॉवेल में है 400 पेज, 400 पेजेस है, ठीक है। अगर आप लोग उस नॉवेल के 400 पेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोगों ने उस नॉवेल के सबसे पहले आप लोगों ने सिर्फ 6 पेजेस पढ़े, क्या 6 पेजेस पढ़ने से आप लोगों को पूरी की पूरी नॉवेल के 400 पेजेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस नॉवेल में क्या लिखा है? अगर आप लोग सिर्फ 6 पेज पढ़ते हैं तो नहीं मिलेगी ना। ये वही 6 पेज हैं, ये वही 6 सैंपल्स हैं। बात समझ में आई? आप लोगों ने कम सैंपल्स लिए थे तो आप लोगों ने कम पेजेस पढ़े थे नॉवेल के, तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिली। बात समझ में आई? अब आप लोगों ने क्या किया, अब आप लोगों ने हर 3 पेज के बाद नॉवेल का 3 पेज पढ़ा और नॉवेल का 1 पेज छोड़ दिया, फिर 3 पेज पढ़ा और नॉवेल का 1 पेज छोड़ दिया। अब डेफिनेटली हो सकता है आप लोगों को पूरी नॉवेल की स्टोरी समझ में आ जाए। बात समझ में आई? तो हमें सैंपलिंग से वो फाइंड आउट करना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है कि कितने पेजेस के बाद हम कितने पेज स्किप करें ताकि हमें पूरी की पूरी नॉवेल की इंफॉर्मेशन पता चल जाए। बात समझ में आई? इसी को कहा जाता है सैंपलिंग। सैंपलिंग के थ्रू हम लोग उन पेजेस को हटाते हैं, उन सैंपल्स को हटाते हैं जिनको हटाने के बावजूद हमारी इंफॉर्मेशन में कोई लॉस ना हो, हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एज इट इज गेन कर पाए। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ये हमारे सैंपलिंग का कुछ बेसिक था जो मुझे आप लोगों को बताना जरूरी था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग सैंपलिंग समझ गए होंगे। सैंपलिंग इज द प्रोसीजर टू कन्वर्ट infinite number of samples into finite number of samples. In other words, we can say sampling is the process to convert continuous time, continuous amplitude signal into continuous amplitude discrete time signal. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, continuous time continuous amplitude into discrete time continuous amplitude, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिस्क्रीट हो गया है लेकिन एम्पलीट्यूड अभी भी कंटिन्यूअस है। बात समझ में आया? तो ये आप सैंपलिंग की एक डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो आज की क्लास में हमें देखना था इस सैंपलिंग के कितने टाइप हैं। जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर किया था तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सैंपलिंग का एक डेरिवेशन कराया है। क्लियर बात? सैंपलिंग का एक डेरिवेशन कराया, वो इस क्लास के पहले वो सैंपलिंग का डेरिवेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सैंपलिंग। तो जब हम लोग सैंपलिंग के टाइप में आते हैं, तो सैंपलिंग को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आइडियल सैंपलिंग एंड द सेकंड वन इज प्रैक्टिकल सैंपलिंग। आइडियल सैंपलिंग आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग। याद रहेगा आप लोगों को, आइडियल सैंपलिंग को इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग भी कहा जाता है। याद रहे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सैंपलिंग के कितने टाइप होते हैं? नेचुरल सैंपलिंग और फ्लैट टॉप सैंपलिंग। ठीक है, तो अब फर्स्ट हमारा है आइडियल सैंपलिंग। आइडियल सैंपलिंग क्या होता है? जब हम जानते हैं सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग में हमें एक मैसेज सिग्नल की जरूरत होती है और एक डेल्टा सिग्नल की जरूरत पड़ती है। मैसेज सिग्नल और डेल्टा सिग्नल को जब आपस में मिक्स किया जाता है, जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तब हमें सैंपल्ड सिग्नल मिलता है। क्लियर यहां तक? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब हम मैसेज सिग्नल को एक पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें इस टाइप का सैंपल्ड सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो आइडियल सैंपलिंग वही टॉपिक है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। ठीक है, आइडियल सैंपल, आप लोग दूसरे वर्ड्स में इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, आइडियल सैंपलिंग इज दैट टाइप ऑफ सैंपलिंग इन विच वी यूज्ड डेल्टा सिग्नल एंड द विड्थ ऑफ डेल्टा सिग्नल इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो मैंने एक डेल्टा सिग्नल की एक पल्स ट्रेन बनाई है, इसमें मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची है। ये सारी वर्टिकल लाइंस की विड्थ होगी 0, क्योंकि डायरेक्ट डेल्टा सिग्नल की हम विड्थ को 0 मानते हैं, तभी उसकी हाइट को हम लोग इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये मान के चलना है, हम किसी भी सैंपलिंग को आइडियल सैंपलिंग तब कहेंगे जब सैंपलिंग करने के लिए जो हम लोग डेल्टा सिग्नल यूज किए हैं उसकी विड्थ 0 होगी। ठीक है, जब उसकी विड्थ 0 होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो हाइट है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है यहां तक? तो अगर उसकी विड्थ 0 है तो इस टाइप की सैंपलिंग को हम लोग कहते हैं आइडियल सैंपलिंग। ठीक है, ये आइडियल सैंपलिंग जो टॉपिक है ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। जो हमारा सैंपलिंग का डेरिवेशन था वो एक्चुअली आइडियल सैंपलिंग ही था। ठीक है, इसको PAM भी कहा जाता है। हम लोग अगली किसी एक लेक्चर में हम लोग PAM पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा PAM स्टैंड्स फॉर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो चाहे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोला जाए, चाहे आप लोगों को आइडियल सैंपलिंग बोला जाए, चाहे आप लोगों को बेसिक सैंपलिंग का डेरिवेशन बोला जाए, सब चीज एक ही होता है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बेटा कि जो भी हम लोगों का मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है आइडियल सैम्पलिंग का, जो आप लोगों की प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने सैम्पलिंग किया था, प्रीवियस लेक्चर में जो सैम्पलिंग हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग एक बार उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? ओके, तो आज की क्लास में हमें जो मेन फोकस करना है, आइडियल सैम्पलिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस टॉपिक से जाने से पहले हम देखते हैं कि आइडियल सैम्पलिंग के बाद प्रैक्टिकल सैम्पलिंग आई क्यों। देखो बेटा, आइडियल सैम्पलिंग ऐसे सैम्पलिंग को कहते हैं जिसमें डेल्टा सिग्नल की विड्थ 0 होगी। प्रैक्टिकली किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू हम इस टाइप का डेल्टा सिग्नल जनरेट नहीं कर सकते जिसकी विड्थ, जिसके सैंपल की विड्थ हमारी 0 होगी। ठीक है, तो इसलिए आइडियल सैंपल जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर बात? तो अभी इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जो ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ आइडियल सैम्पलिंग? देखिए, आइडियल सैम्पलिंग का पहला डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम होती है। क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम होती है, इस कारण इसके जो सैंपल होते हैं उसकी भी विड्थ बहुत कम होगी। तो जो भी हमारी विड्थ है वो अगर इसकी विड्थ कम है तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसको ट्रांसमिट करेंगे तो जो पावर ये कंटेन करेगा उस पावर की वैल्यू भी बहुत कम होगी। ठीक है, तो पावर की वैल्यू कम होने से क्या होगा, जब भी किसी सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है बेटा, तो उस सिग्नल के परफॉर्मेंस को एक पैरामीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। उस पैरामीटर को हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं कुछ, तो आप लोगों को ये कैसे समझ में, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, ये मेजर करने के लिए मैं कुछ पैरामीटर्स रख सकता हूं। जैसे मैं ये समझ सकता हूं कि आप लोग मुझसे किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उससे मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, मैं आप लोगों के नोट्स चेक कर सकता हूं, उससे मैं मेजर कर पाऊंगा कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया है कि नहीं आया। बात समझ में आई? तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू मैं ये जज कर पा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। उसी टाइप से जब हम किसी भी सिग्नल ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो वहां हम एक पैरामीटर यूज करते हैं, उसको कहा जाता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का यूज करते हैं जब हमें किसी भी कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर में सिग्नल है, डिनोमिनेटर में नॉइज है। तो सीधी सी बात, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी, अगर सिग्नल की वैल्यू कम होगी, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब हमारे पावर की वैल्यू कम होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल विड्थ, तो जब हमारी पावर की वैल्यू कम, जब हमारी विड्थ की वैल्यू कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पावर जो हमें रिक्वायर्ड है ट्रांसमिशन के लिए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर पावर की वैल्यू कम हो जाएगी तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी तो सिग्नल प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, उसमें नॉइज इजिली मर्ज हो जाएगी। बात यहां तक समझ में आई? और दूसरी बात, इस टाइप का आइडियल सैंपल सिग्नल जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ये इसके दोनों डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आइडियल सिग्नल जनरेट कर रहा हूं तो मेरा जो मैकेनिज्म है, जो मैं मशीनरी यूज करूंगा, वो भी हमारी आइडियल होना चाहिए। और कोई भी सर्किटरी आइडियल नहीं होता, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। जब भी हम सिग्नल जनरेट करेंगे कुछ ना कुछ विड्थ होगी। ठीक है, अगर आप लैब में भी जब आप इसके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, लेबोरेटरी में जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जब आप लैब में इसे जनरेट करेंगे तो उस समय भी जो सिग्नल जनरेट होगा, डेल्टा सिग्नल, उसकी कुछ ना कुछ एक फाइनाइट विड्थ होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो आइडियल सैंपल सिग्नल जनरेट करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहाँ तक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल सैंपलिंग। प्रैक्टिकल सैंपलिंग दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज नोन एज नेचुरल सैंपलिंग एंड सेकेंड वन इज नोन एज फ्लैट टॉप सैंपलिंग। याद रहेगा, नेचुरल सैंपलिंग का एक दूसरा नाम और होता है चॉपर सैंपलिंग। ध्यान रखिएगा, नेचुरल सैंपलिंग ऑल्सो नोन एज चॉपर सैंपलिंग, whereas flat top sampling is known as rectangular sampling. Flat top sampling is known as rectangular sampling. ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल सैंपलिंग। ठीक, अच्छा, जब हम नेचुरल सैंपल सिग्नल को जनरेट करना होता है तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हम उसे समझते हैं दो सर्किट से। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने दो सर्किट बनाए हैं। इसे मैं कहता हूँ लॉजिकल स्ट्रक्चर और इसे मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज मुझे एक नेचुरल सैंपल सिग्नल जनरेट करना है। ठीक है, नेचुरल सैंपल सिग्नल जनरेट करने के लिए मैं इनपुट इस साइड से दूंगा। यहाँ पे हम एक स्विच लगाए हैं, ध्यान रखिएगा ये एक स्विच है। यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ से एक स्विच है और यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे बेटा जब मैं ये इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करूंगा और जब मैं इस स्विच को डाउन करूंगा तो डेफिनेटली पूरा का पूरा सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। लेकिन जब मैं इस स्विच को ऊपर कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, तब हमारा ये जो सिग्नल है मुझे आउटपुट पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस स्विच को हम क्या कर रहे हैं, इस स्विच को हम एक
टाइम इंटरवल में ट्रिप करते हैं, डाउन करते हैं, अप कर डाउन करते हैं ताकि ये यहाँ से कनेक्ट हो पाए, और एक टाइम इंटरवल में हम इसे अप कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे कनेक्ट ना हो पाए। बात समझ में? ये ऑन टाइम हुआ बेटा, ये ऑफ टाइम हुआ, फिर वैसे ये ऑन टाइम हुआ, ये ऑन टाइम हुआ, ये हमारा ऑफ टाइम हो गया, फिर ये ऑन टाइम हो गया, फिर ये हमारा ऑफ टाइम हो गया। बात समझ में? दैट मीन्स ये स्विच एक पल्स की तरह वर्क कर रहा है। मैं एक पर्टिकुलर, सपोज मैंने इसको 5 सेकंड लिखा, 5 सेकंड तक ये ट्रिप है, देन 5 सेकंड तक ये ऊपर है, फिर 5 सेकंड तक ये ट्रिप है, 5 सेकंड के बाद फिर ये ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड तक मुझे सिग्नल मिलेगा, जैसे मैं ये बोल सकता हूं, फिर 5, क्योंकि ये फिर से ऊपर हो गया तो मुझे फिर से सिग्नल नहीं मिलेगा, फिर से 5 सेकंड के लिए ये डाउन है, तो जैसे जैसे ये मैं इसको अप डाउन करते जाऊंगा तो वैसे वैसे मुझे कुछ इस शेप में इनपुट आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आउटपुट जो मुझे मिल रहा है, इसका जो भी एम्पलीट्यूड है वो हमारे सिग्नल, जैसे हमारा इनपुट सिग्नल लगातार चेंज हो रहा है, वैसे ही इसका भी एम्पलीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल कहते हैं। बात समझ में आई? अब बात आती है इसे जनरेट कैसे करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर। जब हम इसे जनरेट करना होगा तब इस स्विच की जगह हम यूज करेंगे FET, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आप लोगों ने पढ़ा होगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या ट्रांजिस्टर को हम लोग एक स्विच की तरह भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको स्विच की तरह वर्क कराने के लिए हम यहाँ पे VGS इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा तब ये ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा। ऑन स्विच मतलब क्लोज स्विच, और जब हम स्विच इनपुट की वैल्यू 0 कर देंगे तब ये एक ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा। दैट मींस ये हमारा ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग इनपुट प्रोवाइड करेंगे और जब ये हमारा स्विच क्लोज है तो जो भी इनपुट है एज इट इज मुझे आउटपुट मिलेगा, और जब हमने इनपुट प्रोवाइड किया है और ये हमारा स्विच ओपन है तब हमें आउटपुट है कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो जितने कम टाइम के लिए, सपोज मैं 1 सेकंड के लिए इसको डाउन करता हूं, 1 सेकंड के लिए अप करता हूं, 1 सेकंड के लिए डाउन करता हूं, 1 सेकंड के लिए अप करता हूं, तो मुझे कुछ इस टाइप के सैंपल्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके, तो यही मुझे आप लोगों को समझाना था। क्लियर यहां तक? ठीक। लेकिन जब हम लोग स्विच का यूज करते हैं, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो डेफिनेटली कितना भी मिनिमम हो लेकिन वो कुछ ना कुछ माइक्रो सेकंड लेता ही है सिग्नल डाउन होने, स्विच डाउन होने में, स्विच अप होने में। ठीक है, 0 सेकंड में ही अप डाउन नहीं हो पाता। इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली मुझे जो सिग्नल से यहाँ मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए लगातार ऑन रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल के लिए ऑफ रहेगा। क्लियर बात? इसलिए मुझे यहाँ पे जो भी सिग्नल्स मिलेंगे, मुझे आउटपुट और जो सैंपल्स मिलेंगे उसके मुझे कुछ ना कुछ फाइनाइट विड्थ मिलेगी। क्लियर यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ओके। इसी को अगर मैं आप लोगों को इसका एक टाइम डोमेन स्ट्रक्चर लेके समझाऊं, ध्यान दीजिएगा, इसका एक टाइम डोमेन स्ट्रक्चर लेके अगर हम समझते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एक मैसेज सिग्नल लिया। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझिएगा, सपोज वी आर कंसिडरिंग अ मैसेज सिग्नल हियर। मैंने मैसेज सिग्नल को MT से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा सिग्नल है उसको मैंने CT से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी डेल्टा सिग्नल है उसको मैंने एक फाइनाइट विड्थ प्रोवाइड की है। क्लियर है? यहाँ पे फाइनाइट विड्थ प्रोवाइड की कितनी है आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, या जो भी हमारा डेल्टा सिग्नल है बेटा उसकी विड्थ है यहाँ पे टाउ। क्लियर है? हर एक सैंपल की विड्थ है, जितने भी सैंपल, अगर मैं इसके बाद भी कुछ सैंपल्स बनाऊं तो जितने भी सैंपल्स है सबकी विड्थ है टाउ। ठीक है, और ये जो हमारा डेल्टा सिग्नल है, ये जो भी हमारा पल्स ट्रेन है वो हर TS टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ सिग्नल को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं यहाँ पे सेंटर में मैंने TS लिखा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस टाइम इंटरवल के बाद फिर से ये रिपीट होने लगा। ठीक है, तो TS एक टाइम इंटरवल है जिसके बाद हमारा सिग्नल रिपीट हो रहा है, तो इस TS को मैं कहूंगा पल्स इंटरवल और इस टाउ को मैं कहूंगा पल्स विड्थ ऑफ डेल्टा सिग्नल। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने नेचुरल सैंपल सिग्नल में जो हमने पल्स ट्रेन ली है, इसकी एक फाइनाइट विड्थ है टाउ, और ये TS टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट होते जा रही है पल्स। ठीक है, आप देखने से आप ये समझ सकते हैं कि एक पीरियोडिक सिग्नल है। क्लियर है यहाँ तक? ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जो मैंने यहाँ पे लिया। तो जब मैं इसको अपने मैसेज सिग्नल के साथ सैंपल करूंगा, दैट मींस मल्टीप्लाई करूंगा, तो तब हमें जो आउटपुट में स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक फाइनाइट विड्थ मुझे मिल रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पल्स की फाइनाइट विड्थ है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, तो जब हम इसे जनरेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम इसे मैथमेटिकली स्टडी करेंगे, तो मैथमेटिकली स्टडी करने के लिए हम मेन कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे इस पर।
ठीक है, क्योंकि हमारे सैम्पलिंग इसी पे पूरी डिपेंडेंट है, इसी डेल्टा सिग्नल पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारा सिग्नल है इसकी एक फाइनाइट विड्थ है और ये पीरियोडिक है। तो जब भी हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का एनालिसिस करते हैं तो पीरियोडिक सिग्नल का एनालिसिस करने के लिए हम उसे बाय यूजिंग फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बाय यूजिंग फोरियर सीरीज इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे जो भी हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि बाय यूजिंग फोरियर सीरीज वी रिप्रेजेंट दिस डेल्टा सिग्नल। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, हमारा जो भी सिग्नल था जो हमने वहां पे एमटी से मैंने मेंशन किया था वो हमारा सिग्नल है, उसको मैं यहाँ पे डेरिवेशन के टाइम में एक्सटी कह रहा हूँ। जो भी हमारा इनपुट सिग्नल है उसको मैंने मेंशन कर लिया, वो एक कंटिन्यूअस सिग्नल है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस सिग्नल को एक्सटी मेंशन किया। जो भी हमारी पीरियोडिक पल्स थी, जो हमने पीरियोडिक पल्स पहले देखा था, ये एक डेल्टा सिग्नल है, ये हमारा एक डेल्टा सिग्नल है। इसको हमने यहाँ पे एक बाय यूजिंग पल्स ट्रेन बना लिया है जिसका टाइम इंटरवल है ts और इसके विड्थ को हम टाउ बोलते हैं, है ना। अब इसकी विड्थ जो भी हमारी पल्स ट्रेन है इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है ताकि ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड दोनों साइड इक्विवेलेंट रहे। ऐसा मैंने क्यों किया, ये आगे डेरिवेशन हमें समझ में आएगा। ठीक है, ओके। आगे हम देखते हैं कि जब मुझे इस पल्स ट्रेन को, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो बाय यूजिंग फोरियर सीरीज में इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। तो जब हम बाय यूजिंग फोरियर सीरीज यूज करते हैं तो फोरियर सीरीज का यूज करते हैं तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पल्स ट्रेन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने फोरियर सीरीज का इस फोरियर सीरीज का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इसे कहा जाता है फोरियर कोफिशिएंट और ये CT हमारी पल्स ट्रेन है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया CT इज द फोरियर कोफिशिएंट। ठीक, अब ये जो CT की वैल्यू है, CT की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है, जो CT की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये हमें उस पल्स के एम्पलीट्यूड को कंसीडर करना पड़ेगा जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही है, और जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट था वो हमने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जब हम लोग फोरियर सीरीज की बात करते हैं जो कोफिशिएंट के साथ में है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन जब मैं इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहूंगा बेटा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, यहाँ तक चलिए। इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना अगर हम चाह रहे हैं तो हम CT की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। ये CT क्या है, ये CT हमारा पल्स ट्रेन है, ये CT हमारी पल्स ट्रेन है। ठीक है, आप देखेंगे बेटा ये जो हमारी पल्स ट्रेन है इसका पल्स इंटरवल है TS। ठीक है, और अगर मैं इसके ये हमारा नेगेटिव साइड हुआ, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट वाला साइड हुआ, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट वाला साइड हुआ, तो आप देखेंगे सिर्फ इसका जो एम्पलीट्यूड है माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2 में ही इसका एम्पलीट्यूड 1 है। उसके बाद तो अगले इंटरवल में उसका एम्पलीट्यूड 0, उसके बाद फिर TS टाइम इंटरवल के बाद जो भी हमारा टाउ बाई 2 और 2 टाउ बाई 2 जो भी इंटरवल आएगा उसमें इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, A होगा, फिर हमारा 0 होगा। क्लियर बात है यहाँ तक? तो क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड सिर्फ टाउ बाई 2 से लेकर माइनस टाउ बाई 2 तक इसका एम्पलीट्यूड A है, तो जब हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो जो हमारी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट थी उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2। ठीक है, और इस टाइम इंटरवल में इसका एम्पलीट्यूड A है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2 इसीलिए लिखा है कि इसी इंटरवल में अगर मैं यहाँ पे ऐसा बनाना चाहूँ, पल्स ट्रेन बनाना चाहूँ, यहां से यहां तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही टाइम इंटरवल में हमारी जो पल्स है उसका एम्पलीट्यूड A है, उसके बाद का जो टाइम, अगला जो टाइम इंटरवल है उसमें तो इसका एम्पलीट्यूड 0 है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के टाइम इंटरवल को ही अगर मैं कंसीडर कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं एक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस TS टाइम इंटरवल के बाद तो वो वैसे ही रिपीट कर रही है। ठीक है, तो जो भी रिपीटेशन टाइम इंटरवल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हर TS टाइम इंटरवल के बाद हमारी पल्स रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस CT की जगह मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे A, और जो लिमिट है वो माइनस टाउ बाई 2 से प्लस टाउ बाई 2 तक वेरी हो गई। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो भी A कोफिशिएंट था उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब A कोफिशिएंट जो था उसको मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं अब इसे इंटीग्रेट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू DT। ठीक, जब हम इसे DT के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि T के साथ जितना भी कोफिशिएंट है सब हमारा बाहर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पार्ट में सब हमारा कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हमारी लिमिट है माइनस टाउ बाई 2 से
प्लस टाउ बाई टू। तो इसके बाद हम लिमिट पुट ऑन करेंगे। तो जब हम लिमिट इसकी पुटअप करेंगे, जब हम इसकी लिमिट पुटअप करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, टी की जगह हम लोग सबसे पहले टाउ बाई टू, टी की जगह टाउ बाई टू पुटअप किए, देन माइनस टाउ बाई टू पुटअप किए। तो जब हम माइनस टाउ बाई टू पुट करेंगे तो पीछे वाला जो टर्म है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, सामने वाला टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल अब पीछे वाले टर्म को सामने लाने के लिए मैंने -1 कॉमन निकाल लिया। तो जब मैं -1 कॉमन निकाल लूंगा तो इस पीछे वाले टर्म को मैं सामने लिख सकता हूँ, सामने वाले टर्म को पीछे लिख सकता हूँ। मैंने -1 कॉमन निकाला और वो जो माइनस था इस माइनस के साथ कैंसल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको हमने एक सिंक फंक्शन के फॉर्म में लिखा ताकि हम इसको मिनिमाइज कर पाए। इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया हमने बाय यूजिंग, और इसको हमने इस फॉर्म में सिंक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन को शॉर्ट आउट करते करते हमने इसको सिंक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से हमको इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई। ये हमारे फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ सिंक फंक्शन। ठीक है, सिंक फंक्शन कैसा होता है? सिंक फंक्शन हमारा कुछ ऐसा होता है जो हमारा जिसका जो भी हमारा मेन लोब होता है वो 0 फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है, उसकी जो भी उसका जो एम्पलीट्यूड है प्रॉपर रिड्यूस होते जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे जैसे हमारे जो भी टाइम इंटरवल है बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसको हम लोग सिंक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है? इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये वाला है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस Cn के जगह हम वैल्यू को पुट ऑन कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें यहाँ से Ct की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो अब हमें Ct की वैल्यू मिल गई। ये Ct क्या है? ये डेल्टा सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। हम लोगों ने अभी तक जो भी कैलकुलेशन किया, हम लोग सिर्फ डेल्टा सिग्नल को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन निकाले अभी तक। ठीक है, अब सैंपलिंग में क्या होता है? जो भी डेल्टा सिग्नल होता है वो मल्टीप्लाई होता है मैसेज सिग्नल के साथ। तो अब हम अगला काम वही करने जा रहे हैं। जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं तो जो भी डेल्टा सिग्नल होता है, पल्स ट्रेन होती है, उसको मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग डेल्टा सिग्नल विद द मैसेज सिग्नल, देन वी गेट दिस टर्म st equals to message signal, and this one is the representation of delta. This one is the representation of delta signal. ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं this one is the representation of delta signal. ठीक है, तो अब क्या है कि ये वाला जो सिग्नल है, ये जो मैंने st यहाँ पे जो मेंशन किया बेटा, इसको आप समझ सकते हैं टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल। इसको आप यहाँ पे ब्लॉक में कवर कर सकते हैं। ब्लॉक में मैं इसको यहाँ से कवर कर देता हूँ और मैं इसे कहूंगा टाइम डोमेन, क्योंकि यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में है ना, इसे हम कहते हैं टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल। ठीक है, तो जब हम टाइम डोमेन सिग्नल की बात करते हैं तो टाइम डोमेन सिग्नल के बाद में हमें इसके स्पेक्ट्रम को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन के बाद में, टाइम डोमेन डेरिवेशन के बाद में ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम डोमेन का इक्वेशन भी यहाँ पे नोट डाउन किया है। क्लियर? ओके, अब हम फिर से इसमें आते हैं। हम जानते हैं कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब दो सिग्नल आपस में मल्टीप्लिकेशन में टाइम डोमेन में होता है तो हमें उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना होता है ताकि हम उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो जब हम इसे या तो हम इसे क्या बोलते हैं, या तो हम इसका कॉन्वोल्यूशन कर दें और इसको फोरियर डोमेन में कन्वर्ट कर दें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दें। अदरवाइज यहाँ पे हमने क्या किया, इस xt को हमने ब्रैकेट में अंदर ले लिया है और अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किया है। तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म किया है तो xt के साथ जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, xt के साथ जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमारा जो सिग्नल है उस फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो xt मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू पावर j2 पाई nfst, यहाँ पे nfs हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो जाती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल। ध्यान रहेगा, दिस वन नोन एज फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल सैंपल्ड सिग्नल। ठीक, ओके, यहाँ पे भी आप लोग ध्यान देंगे कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के साथ में ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब जब हम इसका बाय यूजिंग स्पेक्ट्रम जब हम इसे समझेंगे तब देखते हैं। ठीक है, ओके,
ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जब मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो वो प्लस एफ से माइनस एफ तक होगा, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को। जो भी हम पल्स ट्रेन हो, चाहे मैं उसका टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करूं, चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करूं, वो हमारे इसी शेप में ही होगा, वो एक ट्रेन के शेप में ही होगा। ठीक है, तो जब हम दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों सैंपलिंग में पास होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें कुछ इस टाइप का सिग्नल मिलता है। आप यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंक फंक्शन का, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में एक सिंक फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सिंक फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, दैट्स व्हाई इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा। ठीक है, अब जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन है, जो हमारा मेन इंफॉर्मेशन होता है बेटा, वो इंफॉर्मेशन इस बैंड में ही कवर होता है। ये जो हमारा मेन लोब है, हमारी जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी यहीं पे होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये सिग्नल हम रिसीवर तक पहुंचा दिए, तो रिसीवर में हम एक ऐसे फिल्टर का यूज करेंगे जो एफएम से लेकर माइनस एफएम तक की सिग्नल को ही कट करे और बाकी को सप्रेस कर दे। तो अगर हम ऐसा फिल्टर डिजाइन कर पाए तो हम इस टाइप के सैंपल को इजिली रिसीवर में रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल सैंपल सिग्नल, जो हम लोगों ने पहले देखा था। ये हमारा टाइम डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल सैंपल सिग्नल हुआ। ठीक है, यहां तक। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले व्हाट इज सैंपलिंग देखा, सैंपलिंग के कितने टाइप हैं देखा हम लोगों ने। आइडियल सैंपलिंग के बारे में मैंने बताया कि उसकी विड्थ हमारी 0 होती है। देन हम नेचुरल सैंपलिंग की तरफ गए, नेचुरल सैंपलिंग का हम लोगों ने डेरिवेशन किया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ पे हमारा नेचुरल सैंपलिंग पूरा खत्म होता है। आज की क्लास में सिर्फ हम नेचुरल सैंपलिंग के डेरिवेशन तक ही रहने देते हैं, और इसके अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।